नंद बिना ससुराल। शिवा अपने घर का इकलौता मर्द था जिसने अपने घर को संभाला हुआ था। पर क्या हो जब एक घर में मर्द ही ना हो। एक दिन शिवा ऑफिस से घर आ रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शिवा की मौत को 1 महीना हो चुका था, पर अब तक शिवा का परिवार इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। ऐसे ही एक दिन, शिवा बेटा, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया? तू जानता नहीं तेरे जाने के बाद इस घर की औरतों का एक दिन गुजार पाना कितना मुश्किल हो रहा है। माँ जी बस कीजिए, अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। चलिए खाना खा लीजिए, रात काफी हो गई है। अच्छा बहू, तूने मेरी पोती पायल को खाना तो खिला दिया ना? और कविता अब तक घर नहीं आई क्या? कविता दीदी ऑफिस से घर आ चुकी है, वो बस फ्रेश हो रही है और मैंने पायल को सुला दिया है। अब घर की औरतें घर का दरवाजा बंद करके एक साथ खाना खाती है और अपने दुखों को बांटती है। माँ जी, मुझे पायल की चिंता होती है। वो हमेशा अपने पापा के बारे में मुझसे पूछती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। बहू, मेरी मांग तो पायल को हॉस्टल भेज दे। शिवा भी तो यही चाहता था कि हमारी पायल हॉस्टल में अच्छे से पढ़ाई करे, उसका भविष्य बन सके। और तू तो जानती है ना, इस घर में मर्द नहीं है और बिना मर्द के घर चल पाना बहुत मुश्किल होता है। आप बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। पायल का ये साल खत्म होते ही मैं उसे हॉस्टल भेज दूंगी। अब समय के साथ पूजा का परिवार खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी एक दिन अचानक से जब कविता ऑफिस से घर आ रही होती है तो कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैडम, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? हमें भी अपने साथ ले चलो। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा रास्ता। अरे मैडम, रास्ता छोड़ने के लिए थोड़ी ना रास्ता गिरा है। क्या दोस्तों? अब वो गुंडे कविता को परेशान करने लगते हैं। कविता जैसे ही तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और घबराई हुई घर आती है। कविता को इतना डरा सहमा देखकर पूजा और कमला भी डर जाती हैं और कहती हैं, क्यों हो कविता, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, मेरे पीछे कुछ गुंडे लग गए थे। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आई हूँ। इसी बात का मुझे डर था, इसीलिए तो कहती हूँ तुझे कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाया कर। मेरी मां तो ये काम ही छोड़ दे। पहले तुझे लेट होता था तो शिवाली आता था, अब तो इस घर में हम औरतों के अलावा कोई नहीं है। अब अगर इस घर में किसी के साथ कुछ हुआ तो शायद मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ, मैं काम नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो घर कैसे चलेगा? वैसे ही घर चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। घर में मर्द ना होने की वजह से पूजा का परिवार डर के साए में रहता है। समय के साथ अब घर चला पाना भी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए पूजा भी काम करने का फैसला लेती है। माँ जी, अकेली कविता घर नहीं संभाल सकती, मुझे भी अब कुछ काम करना चाहिए। आखिर कब तक हम सारा बोझ कविता पर डालते रहेंगे? वो भी तो इस घर की बेटी है। इस घर की एक औरत पहले से ही बाहर जाकर काम करती है। वो जब तक घर नहीं आ जाती मुझे नींद नहीं आती। अब तू भी घर से बाहर रहेगी तो मेरा क्या होगा, सोचा है कभी? माँ, बात को समझो, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हम ना चाहते हुए भी कमला पूजा को काम करने की इजाजत दे देती है। अब कमला पूरा दिन घर में अकेली रहती और उसकी बहू और बेटी बाहर जाकर काम करती। गली और मोहल्ले के लोग अब कमला को ताने देने लगते हैं। अब घर में कोई मर्द है नहीं, इसलिए इस घर की औरतों की तो पंख निकल आए हैं। पहले तो सिर्फ बेटी बाहर जाकर काम करती थी, अब तो कमला बहन की बहू भी बाहर जाती है काम करने। बहन, सारी गलती ना कमला बहन की है, जो उसने अपनी बहू बेटी को छूट दे रखी है। देखना, एक दिन इसकी बहू बेटी इसी का मुंह काला कर देगी। अपने पड़ोसियों की बात सुनकर कमला के दिमाग में ये सारी बात बैठ जाती है। अब रात में जैसे ही पूजा और कविता घर आती है, कमला उन दोनों को काम छोड़ने को कहती है। कल से तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। बाहर की दुनिया सही नहीं है।
जितना घर में रहोगी उतना ही अच्छा होगा। माँ जी, हम आपकी परेशानी समझते हैं। एक बार आप भी ठंडे दिमाग से सोचिए, बिना मर्द के घर नहीं चल सकता। मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरा बेटा मरने से पहले हमारे लिए बहुत कुछ करके गया है। अगर तुम दोनों काम ना भी करो तो भी हम बैठ कर खा सकते हैं। माँ, खुद को और हमको झूठी तसल्ली देना बंद कर दो। रात काफी हो गई है, परेशान मत हो। अब चलकर सो जाते हैं। कविता और पूजा के समझाने पर कमला शांत हो जाती है। अब वे लोग आराम से सो रहे होते हैं और उसी रात अचानक से घर में कुछ गिरने की आवाज आती है, जिस वजह से पूजा की आंख खुल जाती है। और वो जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उनके घर में कुछ चोर घुसे हुए हैं। माँ जी, कविता, जल्दी उठो, घर में चोर घुसा है। ए, चुप कर। अगर शोर मचाया तो यहीं तेरी गर्दन काट दूंगा, समझी? चोर की धमकी सुनकर पूजा डर जाती है और जब तक कमला और कविता बाहर आती है, चोर चोरी करके भाग जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आसपास के पड़ोस के लोगों की नजरें अब कविता पर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन, देखो कमला बहन, तुम्हारे घर में एक भी मर्द नहीं है और तुम्हारी जवान बेटी घर में बैठी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए? बिना मर्दों के घर चलाना बहुत मुश्किल होता है कि कब कौन सी घटना घट जाए क्या पता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन। कमला अपने मोहल्ले की औरतों की बात सुनकर अपनी बेटी कविता के लिए रिश्ते देखती है, पर कविता सभी के लिए मना कर देती है और आखिर में अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आप लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कविता? क्योंकि मैं डरती थी भाभी, मेरे जाने के बाद आप सबका क्या होगा। कविता, बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। एक दिन तो तुम्हें हमें छोड़कर जाना ही होगा, इसलिए तुम जिससे प्यार करती हो हम तुम्हारी शादी उसी से करवाएंगे। तुम कल उस लड़के को घर ले आना। कविता सूरज नाम के लड़के से प्यार करती थी, जो कि काफी अच्छा और समझदार था। अब अगले दिन जब सूरज कविता के घर वालों से मिलता है तो उसे एहसास होता है कि वो लोग कितने खौफ में जी रहे हैं। इसलिए सूरज कविता के घर वालों से कहता है, भाभी जी, आंटी जी, मैं बहुत छोटा था जब मेरे माता पिता की मौत हो गई। उनके गुजर जाने के बाद मेरी चाची ने मुझे पाला, पर हाल ही में मेरी चाची की भी मौत हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और आप लोगों को भी एक बेटी की जरूरत है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि शादी के बाद आप सब हमारे साथ रहेंगे। सूरज की ये बातें सुनकर कमला को अपनी बेटी शिवा की याद आ जाती है और उसकी आंखें भर आती है। बहुत जल्द कविता की शादी हो जाती है और शादी के बाद सूरज ही कविता के घर वालों की देखभाल करता है।